चौदह और 15 अगस्त 1947 की दरमियानी रात जब दुनिया सो रही थी, बरसगीर पाक व हिंद के नक्शे पर दो नए मुल्क जन्म ले रहे थे। कराची और दिल्ली तक आजादी के नारे गूंज रहे थे, लेकिन जश्न के इंशालों के पस मंजर में कैसा होलनाक अंधेरा छुपा था जिसकी मिसाल इंसानी तारीख में नहीं मिलती। तारीखदान अक्सर सरहद की सिर्फ एक तरफ सच दिखाते हैं, लेकिन 1947 का सच किसी एक खित्ते या मजहब का मोहताज नहीं था। जब रेड क्लिफ की कलम ने पंजाब और बंगाल का सीना अच्छा किया तो सरहद के दोनों तरफ इंसान नहीं सिर्फ ऐवानियत जीती और इंसानियत हारी। अगर लाहौर और मुल्तान के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में हिंदू और सिख अकलीतों पर क़यामत टूटी तो अमृतसर, जलांधर और अनबाला में मुसलमानों की नस्ल कशी की गई। आग, खून और तबाही का जो नाच मगरबी पंजाब में हो रहा था, बिल्कुल वही होलनाक खेल मशरकी पंजाब में भी खेला जा रहा था। आज की इस वीडियो में हम बगैर किसी तासुब के तारीखी हक़ाइक़ की रोशनी में सरहद के दोनों पार पहली इस तारीख का जायजा लेंगे, वो खूनी हकीकतें जिन्हें सुनकर आज भी रूह कांप उठती है। जुलाई 1947 में बरतानवी वकील रेड क्लिफ हिंदुस्तान पहुंचे, एक ऐसा शख्स जिसने इससे पहले कभी एशिया का रुख नहीं किया था, जिसे यहाँ की सकाफत, बस्तियों और जोग्राफिया का कोई इदराक नहीं था। इसे सिर्फ 36 दिनों में 40 करोड़ लोगों की किस्मत का फैसला करने को कहा गया। रेड क्लिफ ने बंद कमरे में पुराने नक्शों पर कलम चलाकर ऐसे गांव अलग कर दिए जहां घर का बावर्ची खाना एक मुल्क में और कमरा दूसरे मुल्क में चला गया। रेड क्लिफ अवार्ड 12 अगस्त 1947 को तैयार हो चुका था, लेकिन आखिरी बरतानवी वाइस रॉय लॉर्ड माउंट ने इसे 17 अगस्त तक दबा रखा था। आजादी के बाद के 3 दिनों तक लोगों को मालूम नहीं था वो किस मुल्क के शहरी है। पाकिस्तान की तरफ का सना, गुरदासपुर और फिरोजपुर जैसे मुस्लिम अक्सरियती इलाके आखिरी लम्हात में पुरस्कार तौर पर भारत में शामिल कर दिए गए, जिससे भारत को कश्मीर तक जमीनी रसाई मिल गई। भारत की तरफ का सना, लाहौर की सरहद पर वाक़े कई सिख और हिंदू अक्सरियती देहात और तारीखी गुरुद्वारे रातों रात पाकिस्तान के हदूद में आ गए। नतीजा ये निकला कि दोनों तरफ करोड़ों लोग सुबह उठते तो अपने ही घर में अजनबी बन चुके थे, और जब उन्हें पता चला कि उन्हें अपनी सदियों पुरानी मिट्टी छोड़नी है तो अफवाह और खौफ ने वो आग भड़काई जो पूरे बरसगीर को निकल गई। आइए पहले बात करते हैं इस हिस्से की जो पाकिस्तान बना, यानी मगरबी पंजाब, रावलपिंडी, मुल्तान, गुजरावाला, शेखापुरा और सियालकोट जैसे शहरों में सिख और हिंदू आबादी सदियों से आबाद थी और इनका माशी असर रसूख बहुत ज्यादा था। मार्च 1947 से ही रावलपिंडी के दियातों में सिखों के खिलाफ फसादात शुरू हो चुके थे, लेकिन अगस्त आते आते ये आग एक तूफान बन गई। शेखापुरा और रावलपिंडी का कत्ले आम, शेखापुरा में कायम महाजिर कैंपों पर हमले किए गए। मसला बलाओं ने सिख और हिंदू आबादी को घेरा और बस्तियों की बस्तियां जला दी। हजारों हिंदू ताजिर और सिख जमींदारों को इनकी जायदाद से बेदखल कर दिया गया। सिख कौम के लिए सबसे बड़ा सदमा इनके मुकद्दस मजहबी मकामात थे, जैसे ननकाना साहिब और पंच साहिब का पाकिस्तान की तरफ रह जाना था, और इन मकामात को बचाना या वहाँ से निकलने की जद्दोजहद में हजारों सिख अपनी जानों से हाथ धो बैठे। तिजारती इलाकों की तबाही, लाहौर की तारीखी शाह हलीम बाजार जो हिंदू ताजिरों का गढ़ था जलकर खास्तर हो गया। रावलपिंडी के देहातों में सिख घरानों को अल्टीमेटम दिया गया कि वो या तो मजहब तब्दील करे या अपनी जमीनें छोड़कर चले जाए। हजारों सिख मर्दों ने अपनी खानदान की औरतों को मुसलमानों के हाथों में जाने से बचाने के लिए खुद अपने हाथों से कत्ल कर दिए, जिसे उन्होंने शराफत और नामूस की कुर्बानी का नाम दिया। अब रुख करते हैं सरहद की दूसरी तरफ का, यानी मशरकी पंजाब, जहां अमृतसर, जलांधर, अनबाला, होशियारपुर और पटियाला वाक़ थे। अगर पाकिस्तान की तरफ हिंदू और सिखों के खिलाफ जुनून था तो भारत की तरफ मुसलमानों का वजूद मिटाने की मुनज़्ज़म कोशिश की गई। यहाँ सिख जट और आरएस के मसला गुरु मुकम्मल तैयारी के साथ मैदान में उतरे थे। अमृतसर, जहाँ मुसलमानों की एक बड़ी तादाद आबाद थी, रातों रात खून के तालाब में बदल गई। देहातों में मुसलमानों को मस्जिदों के अंदर बंद करके जिंदा जला दिया गया। कपूरथला रियासत की मिसाल लीजिए, जहाँ मुस्लिम आबादी अक्सरियत में थी, तकरीबन 56%। चंद हफ्तों में कपूरथला से मुसलमानों का नामो निशान मिटा दिया गया, हजारों को कत्ल कर दिया गया और बाकी को सरहद की तरफ धकेल दिया गया। तकसीम हिंद के अलमिया की सबसे दिल दिला देने वाली अलामत वो ट्रेन थी जो लाहौर और अमृतसर के रेलवे स्टेशनों के दरमियान चलती थी। इन ट्रेनों को तारीख में डेड ट्रेन कहा जाता था। ये सिर्फ ट्रेनें नहीं थी, ये दोनों तरफ से एक दूसरे को भेजे जाने वाले लाशों का खूनी तोहफा था। लाहौर स्टेशन पर उतरने वाली ट्रेनें, जब कोई ट्रेन अमृतसर या अनबाला से लाहौर पहुंचती तो स्टेशन का प्लेटफॉर्म सन्नाटे में डूब जाता। ट्रेन की बोगियों के दरवाजे खोले जाते तो अंदर मुसाफिरों की जगह कटी हुई लाशें, कटे हुए हाथ और खून के तालाब मिलते। बोगियों के बाहर कोयले से लिखा होता पाकिस्तान के लिए तोहफा। अमृतसर और दिल्ली पहुंचने वाली ट्रेनें। इसके जवाब में जब लाहौर और फैसलाबाद से सिख और हिंदू महाजिरीन की ट्रेनें भारत की तरफ रवाना होती तो इनका भी वही असर किया जाता। जब ये ट्रेनें अमृतसर पहुंचती तो इनकी बोगियां भी सिख और हिंदू मुसाफिरों की लाशों से भरी होती थी। फसादात सिर्फ पंजाब तक महदूद नहीं थे, भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली और मशरकी बंगाल में भी हालात बेकाबू हो चुके थे। सितंबर 1947 में दिल्ली की गलियों में मुसलमानों पर आफत टूट पड़ी। शाहजहां का बसाया हुआ शहर दिल्ली मुसलमानों के लिए कत्लगाह बन गया। पुरानी दिल्ली के तारीखी
मसाजिद और मकानात पर कब्ज कर लिए गए लाखों मुसलमानों को अपने घर छोड़कर और हमायूं के मकबरे के खुले मैदानों में कायम आर्जी कैंपों में पनाह लेनी पड़ी। सितंबर की सख्त बारिशों, कीचड़ और खुराक की अदम दस्तयाबी ने वहाँ हैजा की वबा फैला दी। रोजाना 100 से ज्यादा मुसलमान इन कैंपों में दम तोड़ते थे और इनकी तदफीन के लिए जगह तक मुयस्सर नहीं थी। दूसरी तरफ बंगाल की हदबंदी ने कलकत्ता और ढाका के दरमियान माशी तबाही मचा दी। अगरचे वहाँ महात्मा गांधी की मौजूदगी की वजह से पंजाब जैसा वसी कत्ले आम नहीं हुआ, लेकिन लाखों बंगाली हिंदू कलकत्ता मुंतकिल हुए और लाखों बंगाली मुसलमान मशरकी पाकिस्तान मौजूदा बांग्लादेश की तरफ आए। उन्होंने अपनी सदियों पुरानी जायदादें और सकाफतें मिनटों में खो दी। तकसीम हिंद की सबसे सियाह और दर्दनाक हकीकत वो मुजालिम थे जो दोनों तरफ की खवातीन पर ढाए गए। एक अंदाजे के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा औरतें, जिनमें मुस्लिम, सिख और हिंदू तीनों शामिल थे, अगवा की गई। इनके साथ वो वहशाना सलूक किया गया जिसे बयान करते हुए तारीख की आंखें भी नम हो जाती है। इनके जिस्मों पर मुखालिफ मजहब के नारे और निशानात दागे गए। इस अलमिया का एक और दर्दनाक पहलू वो वाक़या था जिसे नामूस की हिफाजत कहा गया। रावलपिंडी के गाँव में जब सिख आबादी को मुसलमान के हजूम ने घेर लिया तो 90 से ज्यादा सिख औरतों ने अपने बच्चों समेत गांव के कुएं में छलांग लगाकर इज्तिमाई खुदकुशी कर ली ताकि वो अगवा होने से बच सके। बिल्कुल यही मंजर मशरकी पंजाब के गांव में भी देखा गया, जहां मुसलमान माओं ने अपनी जवान बेटियों के हाथों में जेर दिया या उन्हें खुद नहरों और कुओं में धकेल दिया ताकि इनकी इज्जत महफूज रहे। वो कुएं आज भी खामोश है, लेकिन इनकी गहराई में बरसगीर का सबसे बड़ा इंसानी सदमा दफन है। आज 70 साल से ज्यादा का अरसा गुजरने के बाद भी 1947 की तस्लीम के हवाले से कई सवालात जो कि तुम मौजूद है। पहला, बरतानी फौज की खामोशी। बरतानिया के पास इस वक्त हिंदुस्तान में लाखों तजुर्बेकार फौजी मौजूद थे। जब पंजाब और बंगाल जल रहा था तो बरतानवी हुकूमत ने फौज को बैरकों में रहने का हुक्म क्यों दिया? क्या अंग्रेज सिर्फ अपनी जानें बचाकर यहाँ से निकलना चाहते थे? दूसरा, गुमशुदा फाइलें, रेड क्लिफ, माउंट बेटन और बरतानवी हुकूमत के दरमियान हदबंदी से मुतलिक होने वाली दस्तावेजात का एक बड़ा हिस्सा बरतानिया के शाही आर्क्यूज में आज भी क्लासिफाइड रखा गया। इन फाइलों में कौन सी सियासी साजिशें छुपी है? तीसरा, लापता इंसान। 10 से 20 लाख के दरमियान मारे जाने वाले और लामतानी तादाद में लापता होने वाले इंसानों की ना कोई फहरिस्त बनी और न ही इनका कोई नामो निशान मिला और तारीख के सफ़ात से हमेशा के लिए गायब हो गया। 1947 का बंटवारा सिर्फ 2 मुल्कों का जन्म नहीं था, ये इंसानियत की तारीख का एक ऐसा जख्म था जिससे खून आज भी रस रहा है। अगर हम इस तारीख को सिर्फ एक तरफ के नजरिए से देखेंगे तो हम कभी सच को नहीं समझ सकेंगे। सच है कि इस मिट्टी पर बहने वाला खून एक ही जैसा था। कैंपों में बलकते बच्चों की ज़बानें एक थी और अपने घरों से बेदखल होने वाले चाहे मुसलमान थे, हिंदू थे या सिख, इन सब का दर्द एक ही था। पाकिस्तान और भारत के बुनियादों में इन लाखों गुमनाम शहीदों और मजलूमों का खून शामिल है जिनकी कुर्बानियों पर आज की सियासत कड़ी है। 14 और 15 अगस्त सिर्फ जश्न मनाने का दिन नहीं, बल्कि ये दिन हमें याद दिलाता है कि नफरत की कीमत कितनी होलनाक होती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।